नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज आपका 25 जून को आपका एसएससी सिलेक्शन फेज 12 का एग्जाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट जीके जिससे 25 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए हैं, 25 में से अधिकतम रियल प्रश्न हो सकते थे, वो मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे। अगर आपका एसएससी फेज 12 का एग्जाम बचा हुआ है, अगर आप सीपीयू का एग्जाम दे रहे हैं या सीएसएल का दे रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए दोस्तों एसएससी फेज 12 में अब तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, उन सभी शिफ्टों में जितना अधिक से अधिक प्रश्न मिल सकता था, उन सभी प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार किया गया है, जो कि विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा। ठीक है, तो इसे आप लेने के लिए मात्र 25 रुपये में किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज का पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि सरकार का प्रमुख यानी कि धुरी किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, सरकार का जो प्रमुख है और जो धुरी है वो दोस्तों आपका प्रधानमंत्री को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री का जो चुनाव है मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। ये योजना के पूर्व अध्यक्ष और देश के वर्तमान नेता होते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को केंद्रीय प्रबंधन और विधायी समस्याओं से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी क्षेत्रों की जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री एक तरफ राष्ट्रपति और संसद और दूसरी तरफ मंत्रिपरिषद के बीच के संपर्क के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री इन कार्यों को निभाते हैं। यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें सरकार की धुरी कहा था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो भारतीय गणराज्य के राज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यकारी शाखा का नाम मात्र नेता होता है, वास्तविक होता है प्रधानमंत्री। इसके अलावा राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न और आपके एग्जाम में बना था कि 26 जनवरी को जो सलामी दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, तो वो आपका राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि यह भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। इस कारण 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस का परेड होता है उसमें सलामी भी प्रधानमंत्री को नहीं राष्ट्रपति को दिया जाता है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, जो वर्तमान में आपके DY चंद्रचूड़ जी हैं, 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। वो उच्चतम न्यायालय के शीर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है। महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे से निपटने वाली संवैधानिक पीठ के मामले में सौंपने का प्रभारी होता है। इसके अलावा होता है उपराष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में है जगदीप धनखड़। और उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का जो पद होता है दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है, और वह राष्ट्रपति पद के उत्तराधिकार की पंक्ति में प्रथम स्थान पर आता है। यानी कि जब उपराष्ट्रपति किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है या वो विदेशी दौरे पर रहते हैं तो उपराष्ट्रपति ही भारत में राष्ट्रपति का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय का लोकार्पण किया था। ठीक है, तो एन असुटेबल बॉय की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका करण जौहर हो जाएगा। ठीक है, असुटेबल बॉय भारतीय फिल्म निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखी आत्मकथात्मक पुस्तक है। ये पुस्तक सर्वप्रथम 9 जनवरी 2017 को प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक में करण जौहर ने अपने बचपन से आरंभ करते हुए जीवन की विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया और फिल्म उद्योग में फिल्म की अपनी सुविख्यात यात्रा की चर्चा भी की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करण जौहर। लेकिन याद रहे, जब अन्य असुटेबल बॉय होगा तो, लेकिन जब आपका ए सुटेबल बॉय होगा यानी कि ए सुटेबल बॉय होगा तो इसका राइट आंसर कुछ और होगा। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है और बनेगा, तो इसका राइट आंसर होगा विक्रम सेठ। ठीक है, ये पुस्तक विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, लेकिन एन होगा तो करण जौहर होगा। लेकिन आपसे करण जौहर का ही पूछा गया था। ये सुटेबल बॉय पुस्तक आपका 2017 में प्रकाशित हुआ था, और देखिए ये भी पुस्तक आपका 2017 में ही प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस अधिनियम को भारत के संविधान का मूल आधार माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 को। ठीक है, क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारे संविधान की जो अधिकांशतः जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही उठाए गए हैं। ठीक है, जिस प्रकार मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य आपका USSR से, उसी प्रकार बहुत सारे जो भारतीय संविधान में प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपके अधिकांशतः वो आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। तो भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत क्या है? तो 1935 का अधिनियम है। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की दो इकाइयाँ थी, ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतें। संघीय व्यवस्था किसी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देसी रियासतें ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो आपके वायसराय को दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा और जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको देख लीजिए। इस अधिनियम के तहत केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियाँ लाया गया था, संघीय सूची, राष्ट्र सूची और आपका समवर्ती सूची। साथ में एक प्रश्न और बनता है, इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था, यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि फेडरल कोर्ट का स्थापना कब किया गया था? तो 1937 में। कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। एक और प्रश्न आपका इससे बनता है कि किस अधिनियम के तहत जो आपका बर्मा है वो आपका भारत से अलग हुआ था? तो इसका भी राइट आंसर आपका 1935 ही होगा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि मेवाड़ के किस राजा ने मुगल सम्राट जहांगीर की सेवा स्वीकार करी? तो इसका राइट आंसर होगा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी थे। वह सिसोदिया राजपूतों के मेवाड़ वंश के 13वें शासक थे। मेवाड़ के अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर के समक्ष प्रस्तुत किया। महाराणा प्रताप के पुत्र थे कर्ण सिंह को मुगल दरबार में मनसबदार बनाया गया। 1615 की संधि ने दो प्रसिद्ध शासक वंशों के बीच लगभग एक सदी से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी किन देशों की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल और भूटान। जब बात आएगी एसएसबी का तो राइट आंसर नेपाल और भूटान होगा। जब बात आएगा बीएसएफ का तब राइट आंसर भारत म्यांमार होगा, भारत पाकिस्तान होगा, भारत बांग्लादेश होगा। जब बात आएगी आईटीबीपी का तो भारत चीन होगा। जब बात आएगी एसएसबी का तो नेपाल और भूटान होगा। ठीक है, भारत बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा सीमा बल कार्य करती है। भारत म्यांमार सीमा रेखा पर असम राइफल कार्य करती है। भारत सीमा रेखा पर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस कार्य करती है। भारतीय पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बल कार्य करती है। नेपाल पर सुरक्षा सशस्त्र बल सीमा कार्य करती है और भूटान पर भी आपका यही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 148 है जो कि किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 148 की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग से संबंधित है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग को नियुक्ति करने की शक्ति होती है। बाकी अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक का जो अनुच्छेद है वो भारत के कैग से ही संबंधित है। अनुच्छेद 148 में कहा गया है मोटे तौर पर कि कैग की नियुक्ति शपथ और सेवाओं की शर्तें संबंधित है। अनुच्छेद 149 कैग के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 की बात कहेंगे तो इसमें कहा गया है कि संघ और राज्यों के लेखे ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जैसा राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित करें। इसके अलावा अनुच्छेद 151 में कहा गया है कि संघ के लेखाओं से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अगला है अनुच्छेद 279, इसको भी याद रखिएगा, कैग से संबंधित है कि अनुसार शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा सुनिश्चित और प्रमाणित की जाती है जिसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल का लीग है? ठीक है, तो फुटबॉल का लीग की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका होगा आईएसएल। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आईएसएल, इस इंडियन सुपर लीग। ठीक है, तो इंडियन सुपर लीग दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा। इंडियन सुपर लीग के नाम से जाना जाता है, भारतीय व्यावसायिक फुटबॉल लीग है और इस लीग में पूरे भारत से 12 टीमें खेलती है। ये अगस्त से मई के बीच खेली जाती है और फाइनल्स में श्रृंखला का विजेता घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी के टीम की बात करेंगे तो प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 7 होगा। इसी तरह से अगर हम विभिन्न खेलों में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या को देखें तो क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या होता है 11, हॉकी में भी होता है 11 और आपका 11 एक और चीज़ में होता है, वो होता है आपका फुटबॉल में। ठीक है, तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। उसी प्रकार बात करेंगे हॉकी 5S में
तो 5 होता है, आइस हॉकी में 6 होता है, बास्केटबॉल में 5 होता है, बेसबॉल में आपका 9 होता है, रग्बी फुटबॉल में आपका होता है 15, पोलो में होता है 4, वाटर पोलो की बात करेंगे तो 7, वॉलीबॉल में 6 होता है, बीच बॉल में आपका 2 होता है, कबड्डी में 7 होता है, लाक्रोस में 10 होता है, हैंडबॉल में 7 होता है, खो खो में 9 होता है और सेपक टकराव खेल का नाम है जिसमें होता है आपका 3 खिलाड़ी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे। इसके अलावा 2-4 प्रश्न और मिल रहे हैं, पता चल रहे हैं। जैसा कि एक प्रश्न आपका आया था, माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है वो किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है वो दोस्तों आपका लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा का नाम है, जो कि आपका 2002 से लेकर 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। साथ में 15वीं जो लोकसभा था उसमें आपके विपक्ष के नेता भी थे। और इस पुस्तक का जो विमोचन है माई कंट्री माई लाइफ 2008 में APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा किया गया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिल रहा है कि 1539 में राजा जय सिंह ने किसका निर्माण किया था? राजा जय सिंह। ठीक है, तो 1539 में राजा जय सिंह की बात करेंगे तो जयपुर में जयगढ़ किले का निर्माण कराया था। ठीक है, जयपुर में किसका निर्माण कराया था? जयगढ़ किले का निर्माण कराया था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में जयगढ़ किले होगा। ठीक है, इसके अलावा अभी तक तो इतना ही प्रश्न है जो कि मिला है, बाकी और भी प्रश्न मिलेंगे या आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो उसको हम लोग PDF में शामिल कर देंगे। PDF जो आज का है टेलीग्राम पर तो जल ही जाएगा, लेकिन अगर आपको अभी तक के सभी शिफ्टों का PDF चाहिए जिसमें आज का PDF इंक्लूड रहेगा, उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। इसका नॉमिनल शुल्क रखा गया है 25 रुपीज़, तो आपको मिल जाएगा। साथ में अगर आप चाहते हैं कंप्लीट SSC एग्ज़ाम PDF नोट्स लेने के बारे में, जिसमें आपको GK GS के विभिन्न एग्ज़ामों के जो आपके PYQ रहते हैं उनको सही ढंग से एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स जोड़कर PDF फॉर्मेट में तैयार करके बनाया गया है, जिसमें आपको SSC MTS 2022-23, CGL 2023, CPO 2023, CHL 2023, GD 2022 तक के सभी शिफ्टों का आपको सेट वाइज सेट है जो कि PDF मिलेगा। साथ में इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स रहते हैं उनका PDF मिलेगा, तो आप लोग इसको भी बाय कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको और भी जानकारी इसमें मिल जाएगी। बाकी आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।